हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम आईटीजेम 2023 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड है गाइस ये क्वेश्चन, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस और हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आओ फिर शुरू करते हैं यहाँ पर। तो गाइस देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का, और वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट। तो देखो इसके अंदर क्या गिवन था, ईएमटी का हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास यार दो यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर दे रखे थे, ठीक है। अब ये हमारे पास है दो स्फीयर ऐसे। बाहर वाले के ऊपर यार पोटेंशियल था 2v0, अंदर वाले के ऊपर पोटेंशियल था v0। इसका रेडियस यहाँ पर r गिवन था, बाहर वाले का रेडियस हमें यहाँ पर 2r गिवन था, राइट। तो ये हमें यहाँ पर रेडियस दे रखे थे दोनों के, और v0 और 2v0 उनके पोटेंशियल हमें गिवन थे। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एट ए डिस्टेंस 3r/2, ठीक है। ये एक पॉइंट था, पॉइंट पी लेट से। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, पोटेंशियल एट r = 3r/2। तो ये चीज यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। तो कैसे हमारा काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप कि सभी लोग ये क्वेश्चन कराए होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर भी किया था, ठीक है। तो आप फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ये देखो, जो क्वेश्चन क्लास के अंदर हो जाता है वो तो हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट, राइट। सेम क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर पहले कर रखा था, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। तो डेल बाय डेल आर, साथ में आर स्क्वायर था, डेल वी बाय डेल आर। तो गैस ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, गैस ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, राइट। और अब इसको जस्ट यहाँ पर सोल्व करना था, और तब इसको हम सोल्व करवाते हैं यहाँ पर। तो अपने पास जो फॉर्म होती है, मैंने कहा था इस फॉर्म को भी तुम डायरेक्टली यहाँ पर याद कर सकते हो, कि अपने पास यहाँ पर जो पोटेंशियल की फॉर्म होती है क्या होती है, -C1/r + C2, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म होगी, इसको हम यहाँ पर सोल्व करवा लेंगे। गैस ये हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट लाप्लास है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसको यहाँ पर सोल्व करवाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी फॉर्म। अब जस्ट गैस हमें यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी थी, कि तब r = कैपिटल R है, तब वहां पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमें v0 दे रखी है, और ऐसे ही तब r = 2r है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल वैल्यू 2v0 दे रखी है। तो ये हमें दो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, और हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो वैसे जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो लेट्स से वो इस रीजन के अंदर डिफाइन है, इस रीजन 2 के अंदर, राइट। और अब हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा करके C1 और C2 की वैल्यू को निकाल लेंगे, दैट्स ऑल। इतना ही हमारा यहाँ पर काम है, इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ, दो इक्वेशंस लिखता हूँ, उनको सोल्व करवा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, जो मेरे पास है कि V ऑफ R = कैपिटल R के ऊपर मेरे पास क्या है, V0 पोटेंशियल है। तो ये किसके इक्वल होगा, -C1/कैपिटल R + C2। तो एक इक्वेशन बन गई है। ऐसे मेरे पास जो पोटेंशियल था 2R के ऊपर, वो था 2V0। तो अपने पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, -C1/2R बनेगा, प्लस में C2 बनेगा। तो दो इक्वेशन को सोल्व करवाना है। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन है, ये लेट्स से सेकंड इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो अगर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास बचेगा V0 = C2 से C2 कट जाएगा अपने पास, और अपने पास यहाँ पर बचेगा -C1/2R प्लस में C1/R, ठीक है। तो ओवरऑल बचा है अपने पास ये C1/2R, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो C1 की वैल्यू है वो आ गई 2V0 साथ में कैपिटल R। तो ये अपने पास यहाँ पर आ चुका है C1। अब इस C1 को कहीं पर ही पुट करा लो, और वहां से क्या कर लो, C2 की वैल्यू को निकाल लो, ठीक है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करा रहा हूँ, तो V0 = -C1 यानी कि 2V0R डिवाइड बाय कैपिटल R साथ में प्लस C2। तो यहाँ से मेरे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, देखो R से R कट गया, 2V0 इधर गया तो 3V0, तो C2 आ गया 3V0, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आया ऐसे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या मिल चुका, मेरे को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, ये अपने पास सॉल्यूशन था। यहाँ पर वैल्यू पुट करा लो C1 और C2 की, और फिर R की वैल्यू को जस्ट पुट करवाना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, -C1, C1 की वैल्यू क्या आई थी, 2V0R आई थी। तो यहाँ पर 2V0R पुट किया, डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस में C2, C2 की वैल्यू क्या थी, 3V0। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ चुका है यहाँ पर पोटेंशियल का। तो ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्म बन चुकी है। अभी जस्ट क्या करना है, हमें R = 3R/2 के ऊपर निकालना है। तो R की वैल्यू को पुट करा लो, सोल्व करा लो। तो -2V0R डिवाइड बाय 3R/2 आ जाएगा, प्लस में 3V0 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से R कटा, और मेरे पास बना -4V0/3 प्लस में 3V0, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ पर, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया, 9 - 4 5 बन गया, तो 5V0/3। ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। R = 3R/2, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो जो भी तुम्हारा ये ऑप्शन था वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करके आए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन जो था वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नहीं था, ओके। अभी मूव करते हैं गैस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। तो गैस ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा था गैस, एक मैट्रिक्स ए दे रखी थी, ठीक है। 2 1 -0.5। गैस अगर हो सकता है कि मैट्रिक्स से इनकरेक्ट हो, क्योंकि यार
मेरे को 2-3 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स शेयर की थी और ये मैट्रिक्स अलग-अलग थी, ठीक है? हालाँकि मैंने कन्फर्म किया था, तो मैक्सिमम ये वाली मैट्रिक्स रहते, तो मैं इसके साथ यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। अगर इन केस मैट्रिक्स अलग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लोगे, लेकिन जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए ये है, राइट? हमें बोला क्या गया था, एक मैट्रिक्स बी थी साथ में, जो डिफाइन कर रखी थी I प्लस ए स्क्वायर, राइट? और हमें क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है? हमें ये फाइंड करना था यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारा गाइस यहाँ पर क्वेश्चन था, जस्ट हमें ये चीज सोल्व करवानी है, दैट्स ऑल, ठीक है? तो आप देखो करते हैं इस चीज को। तो हमें यहाँ पर बी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज का सम निकालना है। तो गाइस इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, दो तरीके इसको सोल्व कराने के। तो पहले मैं कराता हूँ बिल्कुल सेम सिंपल वे से, ठीक है? तो सिंपल वे हमारा क्या है, मेथड 1 है, ठीक है? तो मेथड 1 गाइस ये हमारा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस बी मैट्रिक्स को फाइंड कर लेंगे। I प्लस ए स्क्वायर, क्या चीज हमें आती नहीं है, क्लास 12 में सीख लेते हैं, है ना? तो पहले इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सम निकालना है आइगन वैल्यूज का। तो सम कहाँ से निकलता है, आइगन वैल्यूज का ट्रेस से नहीं निकलता है। तो मैं जस्ट ये मैट्रिक्स निकालूंगा कि मैट्रिक्स इसके इक्वल है और उसका ट्रेस निकाल लूंगा, हो गया। तो ये मेरा मेथड 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। लोग मेरे को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट ना इसको छोड़ के आए होंगे, क्योंकि फॉर्म देख के घबरा गए, भाई क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है? तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या है, b इक्वल टू 1001, साथ में प्लस ए है, ए मैट्रिक्स ये रही अपने पास 21 माइनस 0.5 है और साथ में यहाँ पर 0.5 है, साथ में प्लस ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर को वैसे मैं अलग से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। तो अगर ए स्क्वायर की बात की जाए तो वो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे 21 माइनस 0.5, ठीक है? साथ में अपने पास आएगा 21 माइनस 0.5, ठीक है? तो अपने पास आएगा देखो 24, 4 माइनस में 0.5, उसके बाद इधर जाएगा 2, साथ में अपने पास आएगा प्लस 0.5, साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा तो ये बनेगा मेरे पास -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये, तो इधर बनेगा -0.25, ओके? इसके बाद अपने पास ये वाला रो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, जस्ट ए स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं है। -0.5 और साथ में अपने पास +0.5, ठीक है? तो ये अपने पास यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ओके? आई गेस लास्ट वाला मैंने गलत किया है गाइस, यहाँ पर अपने पास ये 0.25 होगा, अपने पास यहाँ पर 0.5 और अपने पास यहाँ पर 0.5 और इधर 0.5 है, तो 0.25 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो अपने पास ये जो अपने पास क्या बन जाएगा, इधर से आया 3.5, साथ में आया ये 2.5, इधर आया अपने पास ये -1.25 और इधर अपने पास ये आया -0.25, ठीक है? तो ये मेरे पास यहाँ पर आया है ए स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है 3.5, 2.5, -1.25 और -0.25। अब यहाँ पर जस्ट एडिशन में डलवा लो इधर इस वैल्यू को, तो 3.5 है, साथ में अपने पास 2.5 है, साथ में अपने पास -1.25 है और साथ में अपने पास -0.25, ओके? ठीक है? वैसे ये अपने पास यहाँ पर मैट्रिक्स बन चुकी है, ठीक है? अब जस्ट यहाँ पर सम करा लेंगे तो जो बी मैट्रिक्स अपने पास वो किसकी इक्वल आ जाएगी, जो बी मैट्रिक्स है ये अपने पास आ जाएगी 6.5, साथ में आएगा 3.5। मैंने कैलकुलेशन गाइस पहले कर रखी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। जब सम कराना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट सम कराना है, सबको आता होगा, 12th क्लास स्टफ है सारा ही, ठीक है? तो यहाँ तक था 12th क्लास का काम, जस्ट ए स्क्वायर निकाला और यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमने निकाल ली। अब क्या निकालना था, सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना था ना। तो क्या होता है, ट्रेस के इक्वल नहीं होता है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस देख लो, ठीक है? जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और ये चीज काफियों के माइंड में स्ट्राइक नहीं की होगी, ठीक है? तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ट्रेस ऑफ बी, राइट? तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.5 और 1.25, तो अपने पास आ जाएगा 7.75। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर मेथड 1, ठीक है? तो एक तरीका था ये सोल्व करने का। अब दूसरा तरीका भी है क्या कोई, हाँ बिल्कुल है, देखो मेथड 2, मेथड 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखो ये मेथड 2 हमारा क्या है, तो गाइस इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, जैसे मेरे पास था 1 प्लस ए स्क्वायर, तो अब जो आइगन वैल्यूज होंगी ना अपने पास किसकी, मैट्रिक्स बी की, वो अपने पास कैसे आ जाएंगी, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, डायरेक्टली ऐसे आ जाएंगी। तो ये मेरे पास आइगन वैल्यूज होंगी बी की, ठीक है? लेकिन बात ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, सम निकालना है, राइट? और मेरे पास दो आइगन वैल्यूज होंगी, एक लैम्डा 1 होगी और एक लैम्डा होगी, है ना? तो एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2 दो मान लो, ठीक है? तो अपने पास यहाँ पर दो आइगन वैल्यूज हैं, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2, तो यहाँ पर पुट करा लो। तो अपने पास यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस, मतलब सम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? लैम्डा b1 प्लस लैम्डा b2, ये अपने पास दो आइगन वैल्यूज हैं, इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस लैम्डा 1
गैस यहाँ पर जो लैम्डा है ना, ये किसकी आइगन वैल्यू है, ये हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यार जो हमारे पास मैट्रिक्स ए की अगर लैम्डा होती है, ठीक है, अगर 1 प्लस आई की करूंगा तो 1 प्लस लैम्डा हो जाएगी, और ऐसे अगर ए स्क्वायर की मैं निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ किसी मैट्रिक्स का तो उसकी आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो आएगा 1, साथ में यहाँ पर लैम्डा और इधर अपने पास लैम्डा स्क्वायर, तो ऐसे यहाँ पर ये लिखा गया, राइट। तो पहले आइगन वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर, राइट। लैम्डा 1 क्या है, ए की आइगन वैल्यू है। इसके बाद फिर ऐसे सेकंड आइगन वैल्यू के लिए करेंगे 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस में लैम्डा 2 का स्क्वायर, तो इस तरह से अपने पास ये दोनों का सम आ गया, राइट। अभी यहाँ पर हमें जिसको सोल्व करवाना है तो अपने पास वो क्या होगा, 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, राइट। इसके बाद अपने पास यहाँ पर स्क्वायर टर्म दिखाई दे रही है, तो स्क्वायर टर्म को सोल्व तो हम डायरेक्टली नहीं करवा सकते, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की मेरे को भी वैल्यू नहीं पता, या तो मैं उसको कैलकुलेट कर लूँ पहले, राइट, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं निकालना चाहता उसको, ठीक है, मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को नहीं निकालना चाहता, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इसका स्क्वायर माइनस में 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया है। गाइस तुम यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 को कैलकुलेट करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमें यार दो चीजें पता होती हैं कि अगर हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज की हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ट्रेस के इक्वल होता है। तो जो मैट्रिक्स ए में दे रखी है उसका ट्रेस देखो क्या है, ट्रेस की बात करोगे 2.5 है, तो अपने पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है 2.5, साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं आइगन वैल्यूज का वो क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। अगर इसके डिटरमिनेंट की तुम बात करते हो यहाँ पर, तो वो क्या है अपने पास 2 इंटू 0.5 यानी कि 1, 1 माइनस में माइनस 0.5, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, राइट। तो अपने पास ए डिटरमिनेंट है 1.5, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर, इनका सोल्व करवा के हम यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 को आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें तो यार ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, दिखने से ही दिख रही है कि वैल्यूज क्या है। लैम्डा 1 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1.5, ठीक है, और जो लैम्डा 2 अपने पास वो आ जाएगा 1, देख लो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है डाटा के साथ, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आ गया 1.5 और 1, तो अगर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना चाहते थे तो यहाँ पर करवा सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर स्लाइटली चेंज करवा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जस्ट वैल्यूज को पुट करवा लेंगे, तो अपने पास यहाँ पर जो बी की आइगन वैल्यूज हैं उनका जो सम है वो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस सॉरी 2 प्लस सम ऑफ आइगन वैल्यूज है ए की, तो वो क्या है अपने पास 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 डाला प्लस 2.5 प्लस में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर है, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर तरह से, साथ में -2 और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो इन दोनों की यहाँ पर प्रोडक्ट कितनी है 1.5 है, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 1 इस तरह से। तो इसको सोल्व करा लो, तो अपने पास आया 2 4.5 बन गया है, तो राइट, साथ में अपने पास यहाँ पर 6.25 आ जाएगा, माइनस में इधर से कितना आएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1.5 बचा, 1.5 प्लस 6.25 7.75, तो मेथड 1 से भी गाइस हमारे पास सही आंसर आया था और यहाँ से भी हमारे पास सही आंसर आया। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स भी हमारे पास 7.75 आ रहा है, तो अगर मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पर करेक्ट ली है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7.75 होगा, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी। तो बस हल्का सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन जो था वो एक आसान क्वेश्चन ही था हमारा यहाँ पर, ठीक है। अभी गाइस हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये हमारा जैकोबियन से रिलेटेड, राइट। तो आप जैकोबियन का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो यार हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था, देखो हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर थी, वाई एक्सिस यहाँ पर थी, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था कि जो यू और वी एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो रोटेशन है 45 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा था ऐसे, ठीक है। अगर गैस तुम इसको यहाँ पर देखो कि एक्स वाई और यू और वी क्या फर्क है, जस्ट रोटेटेड हो रखे हैं ना। अगर मैं यू और वी को ऐसे बात करूं कि अपने पास लेट से एक्स और वाई के ऊपर ओवरलैप है, तो ये अपने पास यहाँ पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुई है। क्या हुई है, अपने पास यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, अपने पास यहाँ पर रोटेशन है। पहले बार मैं क्वेश्चन कंप्लीट लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। हमें यहाँ पर करना क्या था, जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, जैकोबियन मैट्रिक्स which transforms xy in UV, okay? तो गैस ये हमें यहाँ पर पूछ रखा था। तो ऑप्शंस की बात यहाँ पर की जाए तो वो क्या अपने पास 1/√2 है, साथ में अपने पास 1 - 1 1 1 है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात की जाए तो 1/√2 साथ में 1 1 1 -1 इस तरह से है। ऑप्शन सी की बात की जाए तो 1/√2 साथ में -1 1 1 1 है। साथ में ऑप्शन डी की बात की जाए तो वो हमारे पास यहाँ पर 1/√2 साथ में 1 1 -1 1 है।
ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। अब गैस यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है, एक्स वाई से हम यहाँ पर यूवी की बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो अगर हम एक्स वाई से यूवी की बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हमारे पास यहाँ पर हुआ क्या है, हमारे पास हुआ ये है कि अपने पास ना एक्स और वाई ने रोटेशन मारी है। क्या मारी है? रोटेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की है 45 डिग्री से, ठीक है। तो एक्स वाई से यूवी पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटेशन, मैं कहूं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 45 डिग्री, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर गाइस हमने बात की थी रोटेशन मैट्रिक्स से कि हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोटेशन हुई है वो अबाउट जेड डायरेक्शन हुई है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेशन हो रही है ना, तो अबाउट जेड एक्सिस हमारी रोटेशन यहाँ पर हुई है। तो जो आर जेड होता है हमारे पास वो क्या होता है? रोटेशन मैट्रिक्स, वो होती है अपने पास कोस थीटा, साइन थीटा, साथ में होता है साइन थीटा और यहाँ पर होता है कोस थीटा। इधर गाइस नेगेटिव साइन इधर नहीं आएगा, इस बार वो इधर आएगा, राइट। इधर नेगेटिव साइन कब आता है? तब एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रही होती है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन थी, तो अपने पास नेगेटिव साइन इधर आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर है। अब यही गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है, करेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर है। अब जस्ट क्या करवाना है हमें? इसको वैल्यू पुट करानी है थीटा की, कि रोटेशन यहाँ पर कितने एंगल से हुई है। तो यहाँ पर जो रोटेशन हुई है 45 डिग्री से हुई है, राइट। तो अगर 45 से हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पुट करवा लेंगे, दैट्स ऑल। तो अपने पास यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/√2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अपने पास बनेगा 1 1 -1 1। ये अपने पास यहाँ पर मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स हमारा मैच कर रहा है ऊपर, उसको यहाँ पर टिक लगा लोगे और आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये मेरे पास यहाँ पर इससे परफेक्टली मैच कर जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। 1 1 -1 एंड 1। आई होप कि जो क्वेश्चन होगा ये सब लोग कराए होंगे, काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंड मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन को समझने में आधे जैकोबियन में कंफ्यूज होकर रह गए हो कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है। तो वो सिचुएशन हो सकता है काफी के साथ अराइज होगी, लेकिन जो क्वेश्चन था वो काफी एक आसान साइड के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, डायरेक्टली जस्ट यहाँ पर रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में सोचो भाई। यहाँ पर आपको हमें निकालना क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ही निकालनी है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालिए, कैसे ही निकालो वो तुम्हारा अपना मन है। तो अपने पास यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था रोटेशन बाय 45 डिग्री है, तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्टली रोटेशन मैट्रिक्स लगाओ, हो गया काम खत्म, ठीक है। और अगर इसको सोल्व करना चाहते हो गाइस तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको सोल्व करने में इंटरेस्टेड थे तो कैसे कर सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लो, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लो, ठीक है, कंपोनेंट्स डिवाइड करते हुए, और फिर वहां पर तुम्हारे पास रिलेशन आ जाएंगे एक्स 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 वाई यूवी के बीच में, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। पहले तुम लिखोगे एक्स को इन टर्म्स ऑफ यूवी, फिर तुम लिखोगे वाई को इन टर्म्स ऑफ यूवी, ठीक है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर लोगे और फिर वहां से क्वेश्चन को सोल्व करवा लोगे। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली मैंने इधर सीधा सीधा किया, ठीक है। अगर इसको मैं फॉर्म में लिखूं ना, तो अपने पास देखो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास ये जो फॉर्म है वो ऐसी होगी, यूवी जो है ना, अपने पास जो यूवी है वो ऐसे लिखा जाएगा, जो रोटेशन मैट्रिक्स मैंने लिखी है 1/√2, साथ में अपने पास यहाँ पर क्या है 1 1 -1 1 और इधर एक्स वाई, ठीक है। तो अगर वहां पर कॉम्पोनेंट्स को सोच के भी करोगे ना, तब भी अपने पास ये सेम इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इस टाइप की चीज गाइस हमने मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर ही नहीं की होती है, इससे हमने मैकेनिक्स के अंदर भी की थी स्टार्टिंग में, जो हमने पार्ट किया था ना पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, ठीक है। तो वहां पर जो वेलोसिटी हमने डिस्कस की थी, अगर वेलोसिटी में जाकर देखोगे ना, तो हमने वेलोसिटी डिस्कस की थी कैसे हमारी ट्रांसफॉर्म होती है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वहां पर एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी हमारे पास एक रोटेशन मैट्रिक्स से थी, जाकर के देखना नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर था u और v और x और y के बीच में रिलेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें है वो सभी को यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है। तो आओ भी हम यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट चीज। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म किया है यूवी के अंदर, ठीक है। एक्स वाई को हमने ट्रांसफॉर्म किया है यूवी के अंदर, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर किया है, ओके। तो भी बात करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो देखो गाइस इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास यार दो स्ट्रिंग है यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, लेट्स से एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि फर्क रहे, दोनों में दिखता रहे हमें फर्क। तो ये अपने पास यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी क्या हुआ है यार, अपने पास ना यहाँ पर एम्पलीट्यूड दे रखा है हाँ एम्पलीट्यूड दे रखा है इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। कि अपने पास लेट से यहाँ का जो अपने पास एम्पलीट्यूड है वो अपने पास लेट से वो दे रखा है हमें 0.5 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है स्ट्रिंग के अंदर
वो अपने को यहाँ पर दे रखा है 0.7, ठीक है, क्या दे रखा है 0.7, ठीक है। अब गैस ये जो मेरे पास दो स्ट्रिंग है इनकी मास डेंसिटी अलग अलग है। सो लेट्स से कि इसकी मास डेंसिटी मेरे पास म्यू वन एंड इसकी मास डेंसिटी मेरे पास म्यू टू है, ठीक है। इसको मैंने यार वन नाम क्यों दे लिया, क्योंकि देखो यार इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मैंने इसको वन बोल दिया, इसका टू बोल दिया, क्योंकि यार इंसिडेंट यहाँ से होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ यहाँ पर इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट होगा वो इससे तो कम ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर फर्स्ट बोला है, इसको मैंने यहाँ पर सेकंड बोला है, ओके। तो अभी देखो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया था, हमसे यहाँ पर म्यू वन इसकी बोली गई थी, म्यू टू इसकी बोली गई थी, और हमें क्वेश्चन में म्यू वन बाय म्यू टू निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ था। तो गाइस ये हमारा जो क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स का क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। और यहाँ से इसके ऊपर जो क्वेश्चन है गाइस IIT में पहली बार आया है, इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया था, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ वेव से हमारा पहली बार क्वेश्चन आया था, राइट। तो आप फिर अभी देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना था, ठीक है। EM वेव के लिए आया था लेकिन स्ट्रिंग वेव्स के लिए कभी नहीं आया था, ठीक है। तो आप फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास यार देखो क्या सीन है, अपने पास एक ये वेव आ रही है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इसका ट्रांसमिट होगा। अभी गैस हमने 2 दिन पहले क्लास के अंदर एक टॉपिक किया था नॉर्मल इंसिडेंस वाला EM वेव के अंदर, ठीक है। अब गैस वेव तो वेव है, तो जो वहां पर रिजल्ट्स थे वो रिजल्ट्स यहाँ पर भी हमारे एप्लीकेबल हो रहे होंगे, ठीक है। कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, तब यार मेरे पास जो EM वेव होती है नॉर्मल इंसिडेंट होती है एक इंटरफेस के ऊपर, तो हमारे पास वहां पर जो ट्रांसमिटेड पार्ट है और जो इंसिडेंट पार्ट है उसके अगर हम एम्पलीट्यूड की रेशियो की बात करते हैं तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास 2n1। n1 क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इंसिडेंट मीडियम का, ठीक है। मतलब जहां पर मेरी इंसिडेंट वेव एक्सिस्टेंस में है वहां का हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो 2n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय इंसिडेंट का रेशियो, एम्पलीट्यूड की रेशियो, ठीक है। अब इस चीज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इधर तो यार अपने पास स्ट्रिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेट करें। तो गैस देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक चीज पता है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसको हम वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है अपने पास वो क्या होती है, c बाय ईटा होती है, राइट। तो यहाँ से अपने पास जो ईटा है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ जाएगा ये चीज। अब वेलोसिटी को कैसे रिलेट करें भाई इनके साथ, जो यहाँ पर मास डेंसिटी दे रखी है, तो उसका भी एक तरीका है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग की, राइट, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, तो इसका गाइस एक फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास के अंदर किया था, और वो क्या था, T बाय म्यू, कि हमारे पास टेंशन कितनी है स्ट्रिंग के अंदर एंड डिवाइड बाय उसकी मास डेंसिटी, यही होता था, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर होती थी वेलोसिटी। तो अभी यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो इस रिजल्ट को देख करके और इस रिजल्ट को देख करके मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, और कैसे अंडर रूट ऑफ म्यू है, सॉरी, राइट। टेंशन गाइस दोनों स्ट्रिंग के अंदर सेम होंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग 1 है अपने पास और ये जो स्ट्रिंग 2 है, इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर अपने पास जो क्या होंगी, टेंशन सेम होगी, क्योंकि यार एक ही रस्सी है ना अपने पास, जस्ट मास डेंसिटी अलग अलग है, ओके। तो अपने पास यहाँ पर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, अपने पास यहाँ पर सेम होगी। तो अपने पास यहाँ पर जो है वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू है। तो अपने पास यहाँ पर जो ईटा है, ठीक है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू के। इस रिजल्ट का देख करके और इस रिजल्ट को देख करके मैं चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है अपने पास ये कैसा बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर आ जाएगी मास डेंसिटी यहाँ पर इस तरह से, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू वन प्लस में अंडर रूट ऑफ म्यू टू, ठीक है। तो गैस हम यहाँ पर EM वेव के रिजल्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ट्रांसमिशन वाला, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। ये आफ्टर वेव तो वेव ही है। तो ये अपने पास यहाँ पर ET बाई EI इज इक्वल टू दिस थिंग आ जाएगा। अभी इसके आगे की बात की जाए, जस्ट यहाँ पर क्या करना है, हमें हमें म्यू वन बाय म्यू टू की वैल्यू को सोल्व करना है। हमें क्या पता है, ET बाय EI पता है। ET की बात की जाए तो 0.5 रहा, ये अपने पास यहाँ पर ET है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट पार्ट का एम्पलीट्यूड है ये वाला, ठीक है। तो EI ये रहा और ET ये रहा, तो वैल्यूज को पुट करा लो और सोल्व करवा लो। तो अपने पास यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.7, 0.5 डिवाइड बाय 0.7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट म्यू वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू वन प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू टू। क्या कर लो, इस म्यू वन को नीचे ले जाओ, तो 0.5 और 2 को यहाँ नीचे ले आओ, 1.4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इधर आ जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इस टर्म को इधर ले आओ, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू टू बाय म्यू वन आ जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 1.4 डिवाइड बाय 0.5 इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। अब -1 इधर करा लो, 1 को उधर लेके जाएंगे तो अपने पास यहाँ पर म्यू टू बाय म्यू वन आएगा इस तरह से ऐसे,
ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर -1 कराने पे बन जाएगा 0.9 डिवाइड बाय 0.5 इस तरह से, तो अपने पास बन गए 9/5। ओके, तो अपने पास यहाँ पर स्क्वायर करवाना पड़ेगा, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 जो है, म्यू 2 बाय म्यू 1 जो है वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 81 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा म्यू 2 बाय म्यू 1। तो अगर तुमसे म्यू 2 बाय म्यू 1 पूछा था तो ऐसे कर लोगे, मतलब यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और अगर तुमसे यहाँ पर म्यू 1 बाय म्यू 2 पूछा था, मतलब म्यू 1 बाय म्यू 2 पूछा था, तो अपने पास यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 81 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कराना, जितना भी आ रहा हो यार निकाल लेना। ये पूछा तो ये आंसर हो जाएगा, ये पूछा था तो ये आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर था क्वेश्चन। आई होप कि जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। अभी मूव करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा है फॉरवर्ड, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन में गाइस हमें क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर 4 ग्राफ गिवन थे। ठीक है, एक था यार हमारा गिब्स फंक्शन का। देखो यार थोड़ा बहुत यार ग्राफ का नेचर में चेंज मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बस स्टूडेंट्स ने बताया था कि ग्राफ हमें यहाँ पर 2 गिब्स फंक्शन के दे रखे थे, एक एंट्रोपी का था, एक वॉल्यूम का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसी तरह से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जी वर्सेस टी का ग्राफ है, एक के अंदर यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मेंशन की गई थी कि अपने पास एक डिसकंटिन्यूस होता है इस तरह से। तो गैस ये जो क्वेश्चन है इतना सिंपल क्वेश्चन था, और मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे निकल करके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन अब यार तुम्हारा हो नहीं सकता है। ठीक है, इसके अंदर गाइस यहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे डिसकंटिन्यूटी गिवन थी, और ऐसे एक ऑप्शन डी था। इधर ये अपने पास ये एंट्रोपी वर्सेस टी का ग्राफ है, ऐसे अपने पास यहाँ पर वॉल्यूम वर्सेस टी है। ठीक है, इधर भी अपने को यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी मेंशन कर रखी थी इस तरह से। ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर अलग हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा ऐसे ही दे रखा था एग्जाम में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर यार जी तो कॉन्टिन्यूस होता है अपने पास, है ना, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में। तो ये अपने पास करेक्ट होगा, ये अपने पास यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा होता, ठीक है, जी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखा होता, राइट, तो उस केस में अपने पास डिसकंटिन्यूटी होती। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा था, ये जी दे रखा था, तो कॉन्टिन्यूस है। और जो एस और वी होते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं गिब्स फंक्शन के, तो इसके अंदर डिसकंटिन्यूस होती है फाइनाइट अमाउंट की। तो यहाँ पर फाइनाइट अमाउंट की डिसकंटिन्यूटी गिवन थी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पर इसका आंसर। ये हमारा एमएसक्यू क्वेश्चन था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे ये करेक्ट थे यहाँ पर। आई होप कि जो क्वेश्चन यहाँ पर सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं गाइस फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और ये हमारा ईएमटी से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था हमारा। देखो क्या दे रखा था इसके अंदर, इफ डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो एम। गैस यहाँ पर देखो, वैसे हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो ऑलवेज 0 होता है, लेकिन यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी थी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन ये हमारा था। वैसे हमारे पास इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, राइट। तो यहाँ पर हमें एक बोला गया था फाइंड डेल क्रॉस ई। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था। अब इसके यार 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन थे, तो ऑप्शन यार कुछ ऐसे गिवन थे, जे एम माइनस में डेल बी बाई डेल टी। बी ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट जे एम माइनस में डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ऑप्शन सी जो था हमारे पास वो था माइनस जे एम माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, एंड ऑप्शन डी जो था हमारे पास वो यहाँ पर था माइनस म्यू नॉट जे एम माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर थे 4 ऑप्शन। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना था कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब गैस देखो यहाँ पर चीज क्या है, दे क्या रखा है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो गैस हमें यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस ऑफ बी दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है रो एम, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, चार्ज डेंसिटी, मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यार हमारे पास एक मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी गिवन थी, और जो यहाँ पर जेएम है वो क्या है, मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है। अब गैस देखो यार हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, और चार्ज डेंसिटी में यहाँ पर गिवन है, तो अपने पास यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो तो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बस हमें यहाँ पर ये चेक करना था कि इन चारों में से, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवा रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, तो उस चीज को कैसे करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को उठाओ और सोल्व करवाते जाओ, हिट एंड ट्रायल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाइस इसका मैंने सोल्व कर रखा है ऑलरेडी, मैंने मेहनत कर रखी है, तो मैं डायरेक्टली जो ऑप्शन सही है मैं उसके साथ जा रहा हूँ। बाकी तुम हिट एंड ट्रायल से सारे करवा सकते हो, बाकी के ऑप्शंस तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसका गाइस जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। मैं ऑप्शन डी के लिए यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि कैसे इसको करना था, राइट। तो आप देखो गाइस क्या सीन है।
अभी मैंने यहाँ पर बोला कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, यानी कि हमारे पास जो डेल क्रॉस ई है वो हमारे पास क्या होगा, माइनस म्यू नॉट जे एम होगा, साथ में माइनस डेल बी बाई डेल टी होगा, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या कराता हूँ, मैं अगर इसका डाइवर्जेंस ले लूँ, ठीक है, अगर मैं क्या ले लूँ यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस ले लूँ, तो अपने पास यहाँ पर क्या चीज बनेगी, अपने पास यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें निकल करके आ जाएंगी। जस्ट डाइवर्जेंस लिया है और कुछ नहीं लिया है मैंने, ठीक है, तो ये सिचुएशन मेरे पास यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल होता है तो जीरो होता है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, अपने पास जीरो होगी, क्या होगी, ये जीरो होगी। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। इसके बाद अपने पास यहाँ पर बना म्यू नॉट, साथ में डाइवर्जेंस ऑफ जे, और इधर डेल बाई डेल टी और डाइवर्जेंस ऑफ वी। डाइवर्जेंस ऑफ वी तो मैं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर पुट करा लो इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस म्यू नॉट, साथ में डाइवर्जेंस ऑफ जी है, ठीक है, और साथ में माइनस में आएगा डेल बाई डेल टी आएगा, और साथ में ऊपर से आएगा म्यू नॉट और रो है। ठीक है, अब इक्वेशन इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पर, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक बार मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस म्यू नॉट आया है, साथ में अपने पास यहाँ पर जे एम है, मतलब डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है जे एम का, फिर अपने पास माइनस आया है और उसके साथ में म्यू नॉट लगा हुआ है, म्यू नॉट को बाहर निकाल लिया मैंने, साथ में अपने पास यहाँ पर डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, अपने पास यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी, इसका डिफरेंशिएशन है एंड ए इक्वल टू जीरो है। पूरी इक्वेशन से म्यू नॉट को काट दिया, नेगेटिव साइन हटा दो, और अपने पास यहाँ पर जो ये इक्वेशन निकल करके आ गई है, ये अपने पास यहाँ पर क्या आ गई है, कंटिन्यूटी की इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बाकी के ऑप्शन देखोगे ना, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो ये इक्वेशन को लेकर के आ रहा है, बाकी के ऑप्शंस के अंदर अलग अलग चीजें यहाँ पर आ रही होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज कंफर्म करती है कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये था गाइस हमारे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी थी और उसको हमें यहाँ पर सोल्व करने के लिए बोला गया था, दैट्स इट। ठीक है, अभी मूव करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो यार क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is true for the journal central force motion, जर्नल सेंट्रल फोर्स। तो गैस यहाँ पर कोई भी एक सेंट्रल फोर्स रैंडम हो सकती है। ठीक है, तो जो मोशन हो रहा है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर में हो रहा है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। तो एक ऑप्शन था यार हमारा कि केपलर सेकंड लॉ हमारा वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक ऑप्शन था, केपलर सेकंड लॉ होल्ड्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो यार तुम्हें लॉ पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी क्या था यार हमारे पास, केपलर्स थर्ड लॉ होल्ड्स, केपलर्स थर्ड लॉ होल्ड्स। उसके बाद ऑप्शन सी जो था वो क्या था, एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम मेरा कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है वो क्या था, मोशन इज कन्फाइंड टू अ प्लेन, मोशन इज कन्फाइंड टू 2D प्लेन। तो गैस इस तरह के यार हमारे यहाँ पर ऑप्शन डिजाइंड थे। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करना था, दो ऑप्शन तो गैस काफी आसान थे, ऑप्शन सी और डी। सेंट्रल फोर्स मोशन हमारे पास यार क्या होती है, जो हमारे पास जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ आर साथ में आर कैप। ठीक है, तो ऐसी फोर्स होती है जिसके लिए हमारे पास क्या होती है, टॉर्क जीरो होती है, क्योंकि टॉर्क क्या होती है अपने पास, अगर टॉर्क की बात करोगे तो आर क्रॉस एफ होती है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आर कैप है एफ के अंदर और यहाँ पर भी आर कैप है, तो आर कैप क्रॉस आर कैप क्या हो जाएगा, जीरो, तो टॉर्क जीरो होगी। और अपने पास एक रिलेशन होता है जो कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम ऐसे। ठीक है, तो अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम अपना कांस्टेंट हो गया। तो यार फोर्स कैसे भी डजंट मैटर, अगर तुम्हारे पास सेंट्रल फोर्स है वो, तो अपने पास यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है कि मोशन हमारे पास 2D प्लेन के अंदर कन्फाइंड है, तो ये ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए, डायरेक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको एक प्लेन के अंदर मूव करना ही पड़ता है। ठीक है, और ये चीज हमने क्लास में यार इतनी बार डिस्कस की थी, कहा था इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आया एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चे हमारे पास ये दो ऑप्शन। अब आता है डाउट यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा। कैपलेस लॉ किसके लिए डिफाइन होता है, प्लैनेटरी मोशन के लिए डिफाइन होता है, करेक्ट।
तो गैस जो हमारा थर्ड लो है, थर्ड लो क्या कहता है, टाइम पीरियड की बात कर रहा होता है। तो जो थर्ड लो होता है गैस वो सिर्फ हमारे पास प्लेनेटरी मोशन के लिए वैलिड रहेगा, वो इन जनरल किसी के लिए भी वैलिड हमारा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात की जाए सेकंड लो की, सेकंड लो क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड लो क्या कहता है, डी ए बाई डी टी जो होता है अपने पास से क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। अब गैस बात की जाए इसकी वैल्यू की, डी ए बाई डी टी, डेरिवेशन याद करो। अगर डेरिवेशन रिकॉल करोगे ना तो आराम से बता पाओगे कि एरियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। कैसे कह पा रहा हूँ मैं ये चीज, देखो अगर मेरे पास लेट से यार ये मेरे पास पाथ है जो मेरा एक ऑब्जेक्ट ट्रेस कर रहा है, ठीक है, अंडर द सेंट्रल फोर्स, ठीक है, लेट से ये मेरे पास वो सेंटर है, राइट, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वो यहाँ पर है, ठीक है। अभी dt टाइम के अंदर उसने ये वाला एरिया यहाँ पर ऑक्यूपाई किया, ये एरिया उसने ऑक्यूपाई किया dt टाइम के अंदर, ठीक है। तो अब जो ये वाली विड्थ अपने पास से क्या होगी, r d थीटा होगी, ठीक है। डेरिवेशन कर रहा हूँ जो हमने क्लास के अंदर परफॉर्म की थी, सेम वही स्टेप कर रहा हूँ। ये अपने पास यहाँ पर रेडियस r है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ठीक है। और वो अपने पास वहां पर लाइन एलिमेंट है r d थीटा की, dt टाइम में उसने r d थीटा डिस्टेंस कवर किया, और ये एरिया जो मैंने शेड कर रखा है वो यहाँ पर एरिया ऑक्यूपाइड है उस टाइम के अंदर, ठीक है। तो जो एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डीए बाई डी टी होती है। तो पहले डीए की बात कर ले, तो डी अपने पास क्या होगा, एरिया कितना कवर किया है, ट्रायंगल एक, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस में जो अपने पास यहाँ पर आर डी थीटा थीटा कैप है इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ट्रायंगल है तो एक हाफ का फैक्टर भी साथ में आ जाएगा इस तरह से। तो अपने पास यहाँ पर जो डी ए है वो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास आएगा आर स्क्वायर साथ में डी थीटा और के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आएगा डी ए वेक्टर इस तरह से, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर डी ए वेक्टर बाई डी टी करें, यानी कि एरियल वेलोसिटी की अगर तुम बात करते हो तो अपने पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आर स्क्वायर बाई टू रहेगा और साथ में यहाँ पर ये थीटा डॉट बन जाएगा इस तरह से, डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख सकता हूँ, यानी कि ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मास के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मास के साथ डिवाइड कर लो। क्या मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास से केपलर इक्वेशन, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है, मैंने नहीं बोला ना, यहाँ पर जर्नल चल रहा है सब, राइट। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये ऑलवेज एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। ऊपर बन गया मेरे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम, नीचे क्या है 2m, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो ये एरियल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है ऑलवेज हमारा वैलिड रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट रहेगा कि सेकंड लो मेरा होल्ड करेगा, ऑप्शन बी मेरा इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वैस ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, दैट्स ऑल, ठीक है, राइट। थर्ड लो क्या था हमारा, जो टाइम पीरियड और हमारी सेमी मेजर एक्सिस को रिलेट करता था, राइट, वो था हमारा थर्ड लो, ठीक है, ओके। तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, राइट, नाइस। अभी गाइस हम यहाँ पर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखो यार हमारे पास क्या था, तो हमारे पास यार एक सर्किट है यहाँ पर, जेनोडायोड से कैसे रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन था, राइट। एक यहाँ पर एसी सोर्स लगाया गया है, एक हमें यहाँ पर डायोड गिवन है इस तरह से ऐसे, और एक बैटरी यहाँ पर लगा रखी है। गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। अपने पास यहाँ पर एक जेनोडायोड दे रखी है इस तरह से ऐसे, यहाँ पर अपने पास ये 3 वोल्ट है, इसका गाइस जीनर का भी ब्रेकडाउन जो 3 वोल्ट हमें यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर एक डायोड जो दे रखी है इसका जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस वो 1.7 की डायोड है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका वो हमें यहाँ पर 0.7 दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर केस है। करना क्या था हमें यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म बतानी थी। वी नोट यहाँ पर था, इधर ये ग्राउंड मान लो ऐसे, और यहाँ पर जो इनपुट है मेरे को यहाँ पर वो दे रखा था 5 sin ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी में गाइस यहाँ पर सम एक बड़ी टर्म थी, लेकिन वही है कि कोई इसकी नीड नहीं थी, फ्रीक्वेंसी कहीं पर काम नहीं आएगी वेवफॉर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर ये 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आउटपुट वेवफॉर्म बतानी है। तो ये चीज हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था, आउटपुट वेवफॉर्म। 4 ऑप्शन दे रखे थे, हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गाइस देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है कि ऑप्शंस क्या क्या थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कर्व बना रहा हूँ, बाकी तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे देख देख के, तो वो ज्यादा आसान काम होता है एलिमिनेट करना। अब मैं यहाँ पर वेवफॉर्म को बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ वैल्यूज के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए, और पॉजिटिव साइकिल में भी लेट्स से अपने पास यहाँ पर +5 इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो +5 तब यहाँ से जा रहा है, मैं तब का केस डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इसको पॉइंट ए बोल लो गैस, इसको पॉइंट बी बोलो, थोड़ा सा हमारे लिए समझना आसान रहेगा, और इसको पॉइंट सी बोल लो, ठीक है। तो अभी देखो यार क्या सीन है, अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तब +5 वोल्ट है, तो तब +5 यहाँ से जा रहा है, तो इस जीनर के अक्रॉस यहाँ पर +5 आ जाएगा, तो अपने पास वहां पर जीनर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुई, जीनर ऑन हुई। तो अगर जीनर ऑन होती है तो अपने पास जो ये आउटपुट है V नोट, तो यहाँ पर सी के साथ एक कनेक्ट है आउटपुट, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, ये जो बी आउटपुट है ना, ये अपने पास एक्चुअल में क्या है, तुम्हारा
सी और बी के बीच का पोटेंशियल है, पॉइंट सी और बी के बीच का क्या जस्ट ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास वो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगी जस्ट जो जीनर के अक्रॉस पोटेंशियल है कि 3 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अपने पास जीनर क्या है यहाँ पर ऑन है, रिवर्स बायस में ऑन है हमारे पास ये, ठीक है, ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रही है। अब ऐसे ही लेट से एक बार मैं वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैंने ले ली यहाँ पर 3 वोल्ट, तब 3 वोल्ट होगा तब भी अपने पास सेम काम हो रहा होगा, देखो तब 3 वोल्ट है अपने पास, यहाँ पर 3 वोल्ट ही आया और यहाँ पर आउटपुट में 3 वोल्ट चला जाएगा, राइट। तो अपने पास यहाँ पर जीनर इस केस में भी क्या रहेगी, ऑन रहेगी, और आउटपुट जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये 3 वोल्ट से नीचे जाता है, जैसे ये 3 वोल्ट से नीचे जाता है, तो जो जीनर है, जो हमारे पास यहाँ पर जीनर लगी हुई है, ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अगर वी इन जो है वो क्या है, लेस देन 3 वोल्ट है, तो अपने पास जो जीनर है वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो अगर जीनर ऑफ हो गई, इसका मतलब क्या है कि अब पोटेंशियल 3 वोल्ट नहीं रहा, अब उससे कम वैल्यू आएगी, ठीक है, ओके। तो अब लेट्स से गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो एक बार के लिए कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने ले ली यहाँ पर 2 वोल्ट कि वी इन, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो तब मैंने 2 वोल्ट लिया, क्या ये मेरे पास डायोड ऑन हो गई, नहीं, लेट्स से डायोड D1 अपने पास ये वाली, ठीक है। तो डायोड D1 जो अपने पास वो क्या रहेगी, ऑफ रहेगी, क्योंकि यार इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पर अपने पास 3 वोल्ट है, तो इधर अपने को यहाँ पर 3.7 वोल्ट चाहिए, और इधर तक 3.7 वोल्ट आएगा ही नहीं कभी भी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास जो ये है ना एसी सोर्स, ये तब इस जीनर डायोड के अक्रॉस आ रहा है ना, इस जीनर डायोड की वजह से ए बी के ऊपर एक लिमिट लगी हुई है 3 वोल्ट के ऊपर, 3 वोल्ट से ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल जा नहीं सकता, यानी कि ये जो डायोड है वो ऑलवेज ऑफ रहने वाली है, ठीक है। D1 का चाहे से लिख लो कि D1 जो डायोड अपने पास से ऑलवेज ऑफ रहेगी, ऑलवेज ऑफ, ये कभी ऑन हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि इसको चाहिए ऑन होने के लिए यहाँ पर 3.7 वोल्ट कम से कम, 3.7 कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जीनर डायोड लगी है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ D1 ऑफ, और यहाँ पर हमारे पास जो जीनर डायोड है वो अभी भी यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायस में है और साथ में ऑफ भी है। तो जीनर यहाँ पर क्या है, रिवर्स बायस में है, ठीक है, और ऑफ है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर है इस तरह से, राइट। तो जीरो डायोड क्या होगी, अब यहाँ पर ऑफ होगी। तो अगर यहाँ पर करंट नहीं जा रहा, इधर करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ का जो करंट है अपने पास फ्लो नहीं कर रहा कहीं पर भी, क्योंकि सर्किट ही नहीं है, तो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। तो अपने पास ये जो वी नोट है वो डायरेक्टली इसको मेजर कर रहा होगा, वी इन को, है ना। तो अपने पास जो इनपुट था 2 वोल्ट, तो अपने पास यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा इस तरह से। तो अगर मेरे पास जो वी इन है, अगर वो लेस देन 3 वोल्ट होता है, तो अपने पास यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, वी इन के इक्वल आएगा। लेकिन क्या है, हर बार ट्रू है नहीं, एक लिमिटिंग वैल्यू और भी होगी अपने पास, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लेस देन 3 वोल्ट की बात की ना, ऐसे यहाँ पर ग्रेटर देन की बात भी होगी, अगर उससे कम वैल्यू हुई तब अपने पास फिर वो वी इनपुट के इक्वल नहीं आ रहा होगा। तो अभी हमें यहाँ पर वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे आएगी वो देखो, अगर लेट से क्या मेरे पास जो जीनर है वो तब फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाए, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास ऑन हो जाएगी ना जीनर डायोड, और वो कब होगा, तब अपने पास इन दो पॉइंट्स क्या करो, यानी कि बी और सी में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 का आ जाए, ठीक है। अगर मैं कहीं से क्या कर लूँ, वी बी सी को अगर मैंने 0.7 करा दिया, तो अपने पास जो जीनर डायोड है फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाएगी, है ना। और उस केस में हमारे पास ये नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रही है ना। तो नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर 0.7 का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, है ना। और नीचे पॉजिटिव ग्राउंड है, और ये नेगेटिव के साथ ऊपर वी नोट कनेक्ट है, नेगेटिव के साथ ये ऊपर कनेक्ट है। तो अपने पास यहाँ पर जो ये वी नोट है ये वाला, ये इसकी जो वैल्यू आएगी -0.7 आ जाएगी इस केस के अंदर, ठीक है। तो अपने पास अगर VBC 0.7 हो जाता है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0.7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -0.7। तो अपने पास यहाँ पर जो आउटपुट है वी नॉट, ये आ जाएगा -0.7 इस तरह से, राइट। और ये सिचुएशन कब अराइव होगी, अब उसको समझते हैं। तो गाइस जो ये वाली सिचुएशन है वो कब अराइज होगी, तब हमारे पास जो यहाँ से है ना इनपुट जो है वो अपने पास -0.7 आ जाए, ठीक है। ये कब आ रहा है, तब वी इन जो है वो लेस देन 0.7 है इस तरह से, मतलब -0.7, लेस देन -0.7, तब अपने पास ये काम हो रहा होगा। तो यहाँ पर अपने पास एक लिमिट लगी है -0.7 की। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर -0.6 भी है, तब भी मेरे पास ये वाली जीनर ऑफ होगी, ठीक है, जीनर ऑफ होगी। तो अपने पास 0.6 पोटेंशियल एज इट इज पहुंच रहा होगा, ठीक है, -0.6, ठीक है। तो -0.6 यहाँ पर एज इट इज पहुंचा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर -0.7 होता है, तो जीनर ऑन हो जाएगी, और उस केस में फिर यहाँ पर -0.7, फिर अपने पास यहाँ पे -0.8 हुआ, तब भी जीनर ऑन रहेगी, और इसके अक्रॉस यहाँ पर -0.7 ही पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो अपने पास तब भी वी इन क्या है, लेस देन -0.7 है, वी आउटपुट क्या रहने वाला है, -0.7, और यही मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पर गलत हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर ऐसे करना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कैसे बनेगा, आओ देखते हैं अभी।
लेट्स से यहाँ पर यार इनपुट मेरे पास इस तरह से है, ये अपने पास यहाँ पर इनपुट वेव फॉर्म है, आउटपुट मैं यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, हमारा यहाँ पर तब ग्रेटर देन 3 वोल्ट था, ठीक है, इक्वल भी और ग्रेटर देन 3 वोल्ट था, तब जीनर ऑन थी और अपने पास आउटपुट आया था 3 वोल्ट, ठीक है, और लेस देन तब 3 वोल्ट था, तब जीनर ऑफ थी और अपने पास पोटेंशियल आ रहा था वीन के इक्वल, -0.7 से 3 वोल्ट। तो यहाँ पर तो -0.7 वाली लाइन बना लो, तो -0.7 लाइन की लेट से ये वाली लाइन है मेरे पास -0.7 को रिप्रेजेंट कर रही है, -0.7 वोल्ट, ठीक है। ऐसी एक ऊपर 3 वोल्ट की बना लो यहाँ पर, लेट से ये 3 वोल्ट की लाइन है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास मैंने 2 लाइन बना ली है, ओके। अभी क्या करूंगा, अभी आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है ना। तो अपने पास यहाँ पर तो फॉलो हो रहा था ऐसे सेम, इस वाली रेंज में अपने पास आउटपुट जो था वो वीन के इक्वल था ना, जो ये वाली रेंज है -0.7 से लेकर के 3 वोल्ट की, इसके अंदर अपने पास सेम फॉलो हो रहा था, राइट। तो इस तरह से आ गया, और जैसे अपने पास ये 3 वोल्ट के इक्वल हुआ, ठीक है गाइस, मैं ऊपर से यहाँ पर कुछ रेफरेंस लाइन और लेकर के आ रहा हूँ, लेट्स से ऊपर ये 3 वोल्ट इधर हुआ है, ठीक है, 3 वोल्ट की लाइन है वाली, ठीक है, 3 वोल्ट की लाइन है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जैसे 3 वोल्ट हुआ तो आउटपुट यहाँ पर 3 वोल्ट ही रहेगा इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से घटेगा इस तरह से ऐसे, फॉलो होगा यहाँ पर -0.7 तक फॉलो होगा ऐसे, यहाँ पर -0.7 हो गया इस जगह पर। अब यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, तब -0.7 हुआ था, उससे नीचे जा रहा था, तो पोटेंशियल कितना आ रहा है अपने पास, भी आउटपुट -0.7 आ रहा है, तो ये वैल्यू यहीं पे क्लिप हो गई, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर दोनों साइड क्लिप हुआ है सर्किट, मतलब जो सर्किट है वो दोनों तरफ यहाँ पर क्लिप हो रखा है सिग्नल इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो सर्किट ने यहाँ पर सिग्नल को दोनों तरफ क्लिप किया है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इस तरह से आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा, इसका आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो जो भी ऑप्शन ये वाला था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से मेरे को नहीं पता कि क्या क्या रखे थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला 3 वोल्ट के ऊपर, नीचे वाला -0.7 वोल्ट के ऊपर। अगर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना तो प्लीज मेरे को बताना कि कितनों का क्वेश्चन सही हुआ, कितनों का गलत हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर है -0.7 एंड 3 वोल्ट। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा अभी, ठीक है, एग्जाम में ऐसे इतना नहीं सोचा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा इधर। आई होप कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो सभी को यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो गैस अभी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है गैस ये, आई नो, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे इस वाले, ठीक है। तो देखो यार अपने पास यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स से रखी थी ए मैट्रिक्स, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन गैस ये वाला, तो मुफ्त के नंबर देने वाला क्वेश्चन है। 1 1 0 2 3 0 गैस, हो सकता है कि मैट्रिक्स इनकरेक्ट हो अगेन, क्योंकि यार देखो मैं भी समझता हूँ कि यार पूरी की पूरी मैट्रिक्स याद करना भी आसान काम नहीं है, तो हो सकता है कि एक आधा एलिमेंट गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये मैट्रिक्स ए थी इस तरह से, जो मेरे को रिसीव हुई थी, राइट। और हमें यहाँ पर क्या करना था, जिसका ए इनवर्स फाइंड करना था, फाइंड ए इनवर्स। यार इतना आसान क्वेश्चन था ये, क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट 3x3 मैट्रिक्स से रखी थी और इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ था ही नहीं, क्या करना था, सबसे पहले तो ए ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना था। तो ए ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 × 3 - 0, उसके बाद अपने पास आएगा -1, फिर आएगा अपने पास यहाँ पर 2 - 0, तो 2 - 0, राइट। तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3 साथ में -2 यानी कि 1। तो ए ट्रीटमेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। अब गैस यहाँ पर जस्ट क्या करना था, हमें ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स क्या होता है, इसको गैस सोल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, काफी बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आता था, मैं जस्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ यहाँ पर। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, क्लास 12th बेस्ड था, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो ये था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, तो इसके अंदर कोई डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। अभी मूव करते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास यहाँ पर दे रखी है एक मैग्नेटिक बार, ठीक है। गाइस एक हमारे यहाँ पर सिलेंडर की ट्यूब दे रखी थी इस तरह से ऐसे, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर एक बार मैग्नेट को छोड़ा गया था। लेट्स से अपने पास ये नॉर्थ पोल है, इधर से साउथ पोल है, ठीक है। तो एक मैग्नेट को यहाँ पर ऊपर से ड्रॉप किया गया था। अब यहाँ पर हमें बताना क्या था, हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ था वो दे रखा था टाइम ऑफ फॉल वर्सेस थिकनेस का, ठीक है। कि अगर जो मेरे पास एक ट्यूब है, ट्यूब की अगर मैं थिकनेस को बढ़ा दूं तो अपने पास यहाँ पर टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो मैं यहाँ पर बेसिकली बताना था, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। तो गाइस देखो इसको ना यहाँ पर मैथमेटिकली सोल्व करने की नीड ही नहीं थी, जस्ट ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे थे,
अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो किस तरह से हमारे ऑप्शन डिजाइन थे, तो गैस एक ऑप्शन तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा था कि जहां पर हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा था कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बी जो था वो मैं दे रखा था यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये कांस्टेंट दे दिया गया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया गया है कि हमारा टाइम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी जो है वो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से दे दिया गया, जो टाइम है हमारे पास वो डिक्रीज कर रहा होगा थिकनेस के इंक्रीज होने से। एंड जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास कैसे दे रखा था कि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज कर जाएगा इस तरह से। तो ये हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन थे, तो इसको कैसे आंसर करना था अब सुनो। हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पर पहले वो समझते हैं। अपने पास तो मैग्नेट नीचे आई तो अपने पास यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। अब जो वो करंट है जो इंड्यूस हुआ है यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक रिपल्शन फेस करेगी ये मैग्नेट, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। अब एक चीज को समझना है यहाँ पर, अब यहाँ पर थिकनेस बढ़ा रहे हैं, तो थिकनेस बढ़ाने का मतलब ये कि मैं ये मान लूं कि यहाँ पर एक सिलेंडर और ऐड कर दिया। भाई अपने पास अगर मेरे पास काफी सारे सिलेंडर हो जाए और वो कॉन्टिन्यूस हो जाए तो वही अपने पास मतलब होगा ना थिकनेस का, राइट। तो यहाँ पर मैं कॉन्टिन्यूस ना मानते हुए मैं कह रहा हूँ कि यार अपने पास 2 डिस्क्रीट सिलेंडर है, ठीक है। तो 2 सिलेंडर मैंने यहाँ पर बोले कि मेरे पास अब एक सिलेंडर की जगह पर 2 सिलेंडर आ गए। अब 2 सिलेंडर आने से क्या रिपल्शन और बढ़ जाएगा, एग्री करते हो। तो अगर रिपल्शन और बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब ये और ज्यादा स्लो होगी मैग्नेट। अगर मैग्नेट स्लो होगी तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा होगा, तो यानी कि थिकनेस के बढ़ने से यहाँ पर जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। और गाइस जितने तुम थिकनेस बढ़ाओगे उतना यहाँ पर तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट कर दोगे तो एक सैचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट कर दोगे तो एक सैचुरेशन आ जाएगी, काइंड ऑफ तुम ये कह सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। अगर मैथमेटिकली डील करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर थिकनेस बढ़ाने से एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी किसकी, यहाँ पर वेलोसिटी की। उसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो भी हमारा सैचुरेशन को रीच कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ग्राफ है वो हमारा करेक्ट होगा कि वो इंक्रीज कर रहा है, कभी गाइस डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे कि अगर ऑप्शन डी की बात करो, यहाँ पर जो ऑप्शन डी था इसके अंदर पहले टाइम इंक्रीज किया फिर तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डिक्रीज करने का रीजन तुम भी नहीं सोच पा रहे हो कि कहाँ से हो सकता है, तो हमारे पास ये नहीं आएगा, राइट। हमारा यहाँ पर टाइम जस्ट डिक्रीज करेगा और फिर लास्ट में जाकर के सैचुरेट कर जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर जस्ट लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर करना था, कोई मैथमेटिक्स की यहाँ पर नीड नहीं थी, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सभी को क्लियर होंगे। और इस वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही है। और एक चीज़ और, जेस्ट और सीयूटी के गाइस जो कोर्सेज हैं वो ऐप पर आ चुके हैं, तो अगर इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और गैस इनकेस अगर आपको कोर्स की डिटेल्स जाननी है तो गैस आप इस वीडियो को देख सकते हो जा करके, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिलते हैं गैस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।